सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। हमारे साथ आज फिर इकबाल मल्होत्रा साहब हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं और रिसेंटली यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उस पर एक आर्टिकल भी लिखा है जो मैं रात को पढ़ रही थी। और जो मेरा पहला सवाल आपसे होगा, जो पॉलिटिकल सीजन हमारा चल रहा है उसमें इस वक्त रशिया को दोबारा खड़े होकर इस युद्ध की, इस वॉर की क्या जरूरत थी? क्या बेसिक चीजें क्या हैं उसमें? देखिए रजिया जी, ये ना तो अन्याय की लड़ाई है ना किसी और चीज की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ ये है, इसका मेन मकसद ये है कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, वो समझते हैं कि वो एक रशियन जार बन गए हैं और उन्होंने जो विरासत इनहेरिट की हुई है, वो पीटर द ग्रेट जो सबसे बड़ा जार था, जिसने कि आधुनिक रूस का निर्माण किया था, वो इनके हीरो हैं। और वो रूस को उसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं जो कि जब सोवियत कम्युनिज्म का बोलबाला था रूस में, तो उस लेवल से जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तो रूस बिल्कुल गिर गया और अमेरिका जो है वो सबसे शक्तिशाली मुल्क बन गया। और उसके बाद रूस वाज आल्सो एंड आल्सो रैन, मतलब साथ साथ रूस भी चल रहा था। अब रिसेंटली चीन जो है वो भड़क गया है और चीन अपने आप को असर्ट कर रहा है कि वो डोमिनेंट पावर है दुनिया में। तो पुतिन के जहन में ये बात थी कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, मैं तारीख में मेरा नाम लिखा जाए कि इसने रूस की जो शान और शौकत है और जो ताकत है उसको वापस रूस को दिला दिया है, और रूस की जो अहमियत थी वो अहमियत उसने वापस रूसियों को रिस्टोर कर दी है। तो पुतिन की ये महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने ये यूक्रेन पे हमला किया है, नहीं तो कोई कारण नहीं था हमला करने का। अब जैसे आप देखते हैं कि जब आपने हमला कर ही दिया तो फिर ये जब वॉर शुरू हो जाती है तो द बैटल फील्ड बिकम्स अ वेरी डायनामिक चेस बोर्ड। कुछ भी हो सकता है और ये फैल भी सकती है। अब आप देखिए कि रूस के साथ चीन खड़ा है और 2 दिन पहले इमरान खान भी वहां पहुंच गया मॉस्को में, और उसकी 3 घंटे बातचीत हुई पुतिन के साथ में। और साथ में ईरान ने समर्थन किया है रूस का, वेनेजुएला ने किया है, निकारागुआ ने किया है, क्यूबा ने किया है। तो ये सारे मुल्कों का एक ग्रुपिंग बन गई है जो कि एक नई ग्रुपिंग है। और बाकी जो विश्व है वो अभी एक किस्म के डिसरे में है, क्योंकि जब तक कि आप इस चुनौती का सामना शक्ति से, ताकत से नहीं करेंगे तो तब तक आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। अब हो सकता है कि चीन भी साउथ ईस्ट एशिया में, ये साउथ चाइना सी में कोई हरकत कर दे, ताइवान पे हमला कर दे। तो बड़ा डायनामिक सिनारियो है और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुनिया के लिए ये जरूरी नहीं था कि ये एक जंग हो, लेकिन जंग हो रही है, हो गई है शुरू, और उसका अंजाम हम भुगतेंगे। तेल की कीमत बढ़ गई है, $100 पर बैरल टप गया है तेल। और अब हमारी जो इकोनॉमीज हैं, खासकर जो भारत की इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी है, हम सब पे ये तकलीफ गिरेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो सफर करेगा बहुत तेजी से इसके साथ, और हमारे हमारे अपने अंदर के जो हालात हैं वो भी उसमें काउंट करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जिस तरह से ये वॉर शुरू हुई है और जिस तरह से बिल्कुल ओवरनाइट, बल्कि मैं कहीं किसी टीवी चैनल पे देख भी रही थी कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स कह रहे थे कि जैसे ही इमरान खान वहां से निकलेंगे रशिया से, वॉर फौरन शुरू हो जाएगी, इमीडिएटली आफ्टर हिज मीटिंग। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है इन दोनों के दरमियान, या पक सकती है? देखिए, अब जो दुनिया है वो 2 गुटों में बट रही है, एक डेमोक्रेसीज का और एक जो ऑटोक्रेटिक कैपिटलिज्म का गुट है, जिसमें कि चीन और रूस सबसे आगे हैं, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ना इधर का है ना उधर का है। तो इस ग्रुपिंग के अंदर में, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बोला था कि एक ईरान
निकरागुआ, वेनेजुएला और क्यूबा भी इन्होंने रूस की तारीफ की है कि बहुत बढ़िया काम किया आपने, ये इन्वेजन कर लिया। तो ये एक गुट बन रहा है। और अमेरिका जो दूसरा मेन डेमोक्रेसीज का जो ग्रुप उसने जो बनाया हुआ है और जो उसका लीडर है, दुनिया की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है। और अमेरिका अब एक टेक्नोलॉजी डिनायल रेजीम इंट्रोड्यूस करेगा। उसके तहत या तो आप अमेरिका के साथ हो या आप अमेरिका के खिलाफ हो। जो आप अमेरिका के खिलाफ हो तो फिर आप रूस और चीन के साथ हो। तो जिसने भी अमेरिका से फायदा उठाना है, जिसने भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी से, उसके कैपिटल से फायदा उठाना है, उन मुल्कों को अमेरिका के ग्रुपिंग में आना पड़ेगा। और ये बड़ी क्लियरली बात समझ में आ रही है। और जो इमरान खान वहां गया था, उसने वहां पे दुनिया को संकेत किया, इशारा किया कि मैं भी इनके साथ में हूं, हालांकि मैं इनसे बहुत ही छोटा हूं, चपरासी की तरह हूं, लेकिन मैं हूं इनके साथ। तो ये ग्रुपिंग्स दो बन रही है और आप देखेंगे कि अगले मतलब कुछ महीनों में इनका एक इनकी एक फॉर्मलाइज शक्ल, रूपरेखा बन जाएगी। हाँ, वो कुछ कह भी रहे हैं ना। तो इसका असर, यानी ये अगर पाकिस्तान रशिया से मिल जाता है तो हिंदुस्तान पे खास तौर से और साउथ एशिया पे क्या असर पड़ेगा? पहले हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान और चीन जो है बिल्कुल मिले हुए हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो मतलब चीनी फौज का एक हिस्सा बन गया है। वो पूरी तरह से इंटरऑपरेबल है और इंटरकनेक्टेड है, चीनी और पाकिस्तानी आर्मीज दोनों। तो हमारी जो सरहद है हिंदुस्तान की, वो अरब की खाड़ी से शुरू होके बंगाल की खाड़ी तक चलती है। एक पूरा 3,500-4,000 किलोमीटर का जो है फासला, उसमें हमारे पास एक कॉमन एनिमी है और वो एक साइनो पाक अलायंस है। अब इनके पीछे रूस भी आ गया है। अब रूस के पास वेपन्स की टेक्नोलॉजी है जो कि चीन जो है उसकी नकल करता है। और पहले तो रूस को ये खुंदक होती थी कि ये नकल कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है नकल कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में है, उनके पास पैसा है और उनके पास मैन पावर है जो हमारे पास नहीं है, तो हमारे वो नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम अपने हथियार जो हैं ये रूस से पारंपरिक तरीके से ले रहे हैं। हमें ये आजकल जो रूसी हथियार है उनके अंदर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स सस्पेक्ट है क्योंकि उनके बैक डोर्स हैं, उनसे चाइना को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। और हमारी इक्विपमेंट जो रूसी इक्विपमेंट है विद चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मेल फंक्शन भी कर सकती है। तो इसका असर ये होगा कि हम अब अमेरिका के कैंप में और घनिष्ठता से और मतलब मजबूती से घुसेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और हमें काफी दर्द होगी रूस के इस रिलेशनशिप से हटने में, क्योंकि हम पिछले 50-60 साल से रूस से हथियार ले रहे हैं और हमारे पास बड़े हथियार हैं। और जैसे कि आप जानते हो हिंदुस्तान के अंदर में एक गाड़ी को चलाते रहिए। अब मैं अभी मसूरी आया था आज, तो मैंने देखा था यहाँ पे एम्बेसडर गाड़ियां जो बननी बंद हो गई हैं 20-25 साल पहले, यहाँ पे अभी भी चल रही हैं। तो उसको चलाए जा रहे हैं, रिपेयर करे जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम वो रूसी इक्विपमेंट को चलाए जा रहे हैं। तो अब इसलिए खर्चे पड़ेंगे, तेल की कीमत बढ़ी है, तो जो डेफिसिट है बजट का वो बढ़ेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ में जाएं, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चीन, रूस और पाकिस्तान के अलायंस के साथ कैसे मिल सकते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और अब मतलब कहने की बात नहीं है, लेकिन जैसा सेइंग कि हमारे अपने अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया हमारे अपने अंदर बहुत उथल पुथल हो रही है इलेक्शन को लेकर और सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। कहीं ना कहीं अवाम की, मतलब एज एन बीइंग एन इंडियन, हम दोनों इंडियन हैं और अपने मुल्क से इतना ही प्यार करते हैं जितना एक शहरी को अपने मुल्क से करना चाहिए। तो उस सूरत में जो हमारी फिक्रें हैं वो उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, या किस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी जिनको हम फेस करेंगे और उनसे हमें लड़ना पड़ेगा विद इन द बाउंड्री। सोशल लेवल पर या इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, अब चाहे तेल की दाम बढ़ेगा तो हर चीज का दाम बढ़ेगा फिर।
देखिए, सबसे पहले ये है कि हम अंदर से कमजोर हो गए हैं, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में हमारी जो सोसाइटी है वो अंदर से कमजोर हो रही है, और हमारे अंदर जो डिफरेंसेस थे, जो पहले डिफरेंसेस उतने गहरे उभरे नहीं हुए नहीं थे थे, वो अब उभर गए हैं। और ये जो दरार पड़ी है ये समाज के अंदर में, इस दरार को सही करना पड़ेगा। साथ में जो हमारी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो बहुत ही खराब है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज इस मौजूदा सरकार ने फॉलो की हैं, जिनके फलस्वरूप इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि जब तक कि उसको काबू में नहीं लेके आएंगे कुछ नहीं होने वाला। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं, और स्टॉक मार्केट डाउन जाता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे कम हो जाते हैं। तो हमारे सामने तो एक इन्फ्लेशन है, और एक अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक तीसरी बात है जॉब लॉसेस। इन तीनों मुद्दों पे हमारी सरकार को बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, और साथ में जो सोसाइटी के बीच में जो दरार पड़ी है उस दरार को सीमेंट करना पड़ेगा। तभी हम इस चुनौती का, जो ये चीन, रूस और पाकिस्तान का अलायंस बना है, इसका हम सामना कर सकेंगे। क्योंकि हमारे ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये तो बनने वाली है नहीं, गोबर गैस पे तो चलने वाली है नहीं। तो इसके लिए कुछ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपनी आर्थिक परिस्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी ग्रोथ जो है सस्टेनेबल एंड बेसिकली इंट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए, नॉट सुपरफिशियल ग्रोथ। यस, अब आप देख रहे हो कि अमेरिका, सुपरफिशियल ही हो रहा है हमारे यहाँ सब कुछ। अमेरिका में इन्फ्लेशन है, अब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो जो विदेशी निवेशी हैं वो सारा पैसा अपना इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। 9-10 बिलियन नेट तो निकाल चुके हैं पिछले 6 महीनों में, और पैसा भी निकालेंगे। तो रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपए कमजोर होगा, तेल की कीमत बढ़ेगी, तो और तेल महंगा होगा, इस पर सरकार टैक्स लगाती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये कई चीजें हैं जिसमें कि सरकार को एक मतलब के एक पैनल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स या पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बनाना पड़ेगा, जो कि इन मुद्दों पे गहराई से जा सकें, और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको अमल में लाना पड़ेगा। इसमें अब जज्बात से काम नहीं चल सकता, इंस्टिंक्ट से काम नहीं चल सकता। इसमें तो वी हैव टू थिंक थ्रू कि हमें क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में, मैं वॉर पे आती हूँ बारह, बस अगर हम इंडिया के हवाले से जितने फिक्रमंद है, अगर मैं देखूं कि कल या परसों में कहीं किसी कोई वीडियो देख रही थी, उसमें कोई टीवी एंकर थी जो पब्लिक से पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या मुद्दे चाहिए इन जो इलेक्शन, ऑनगोइंग इलेक्शन है यूपी में। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई, बहुत 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 काबिल पढ़े लिखे इंसान थे, वो बोल रहे थे कि देखिए हम सब आस्था में, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मानते हैं अपने अपने खुदाओं को, लेकिन जब सुबह सुबह हमें काम पे जाना होता है, हमारा कोई बड़ा प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, या हम काम से लेट हो रहे हैं ना, तो हम सुबह अगरबत्ती जला के 10 मिनट तक पूजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ अगरबत्ती जला के निकल जाते हैं, क्योंकि हमें काम पे जाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगरबत्ती अगर हमने कम जलाई या सिर्फ जला के निकल गया, ये नहीं जलाई तो हमारी आस्था खत्म हो गई। लेकिन हमारी जो लाइफ है वो हमें अपनी, जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारी पूरी फैमिली को, हम फैमिली के लिए हम अर्न कर रहे हैं, तो हम तो भाग जाते हैं ना, हम थोड़ी ना देखते हैं कि भगवान है या नहीं है वहां पर मौजूद, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, माथा टेका है कि नहीं टेका है, निकल जाते हैं फौरन। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है कि भाई अब हमें मंदिर नहीं चाहिए था, हमें जॉब चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करो, हमें हमारे बच्चों के लिए जो है वो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, इवन 2 साल से तो हमने अपने आर्मी में कोई वैकेंसी नहीं ली है। तो ये चीजें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। हम अभी भी उसमें भी हम अभी भी हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन कर रहे हैं। वो एक चीज आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, मुद्दों पे कोई नहीं सोच रही है बात। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन को लें, इस वक्त जो जितनी चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं इस सारी सिचुएशन में,
आप कैसे देखते हैं आज का प्राइवेटाइजेशन जो कुछ हो चुका है अभी तक? मैं एयर इंडिया पे भी आऊंगी, क्योंकि एक साहब मुझसे बात कर रहे थे कि अभी मेरी वॉल पे आधे घंटे पहले के ये जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, उनको 2 हफ्ते से हमारी गवर्नमेंट कह रही थी वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ये नहीं आए और अब वहां फंसे हुए हैं। 18,000 प्लस इंडियन और स्टूडेंट जो वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनको सेफ जगहें पहुंचाई जा रही हैं, भला भला जो कुछ हो रहा है, मगर वो बच्चे वहीं हैं, नहीं आ पाए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन की बात है, वरना एयर इंडिया को हम सल्यूट करते हैं, जो माजी में भी हमारे लिए बहुत सारे लोगों को लेकर आई है अपने मुल्क, जान धड़ की बाजी लगा कर लेकर आई है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में 2 हफ्ते का 60,000 का टिकट है, 75,000 का टिकट है, 1 लाख का टिकट है। तो भैया वो अपना पैसा तो बनाएगा ही ना, जब उसने इतना पैसा देके एयर इंडिया खरीदा है तो वो अपना पैसा वापस लेगा। तो इस प्राइवेटाइजेशन का क्या असर रहेगा इस जंग के सहारे से हिंदुस्तान पर और साउथ एशिया पर? सॉरी, मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का तो जंग के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है, देखिए भारत जैसे मुल्क में, यहाँ पे हमने जब ये वीपी सिंह ने 1989 में ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1890 में रिलीज की थी, तो उसके बाद में एक हिंदू समाज के अंदर में एक दरार पड़ गई थी, क्योंकि ये सारे मंडल के जो कास्ट थे वो सारे उभर के आ गए और हर एक कास्ट की यूनिकनेस हो गई, और उसके बाद में रिजर्वेशन आया। अब रिजर्वेशन जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो सकता। तो भारत में रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में है। अब जो आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और उन बेचारे लोगों का क्या होगा जो रिजर्वेशन के बदौलत अपने आप को इम्प्रूव करने की पोजीशन में थे, जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? तो इसलिए ये इतना सिंपल सवाल नहीं है कि आपने यहाँ पे कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि द गवर्नमेंट डजंट नीड टू बी इन से द एयरलाइन बिजनेस। लेकिन आप जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो यू कांट गो फॉर अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमारे देश में कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो आबादी इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है। तो आपको ये देखना है कि इस परिस्थिति में हम अपने एम्प्लॉयमेंट को कैसे बचा सकें, और जो हमको रेवेन्यू रेज करना है तो हम किसी और तरीके से रेवेन्यू रेज करें, बजाय के अपने ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच के, क्योंकि जब बेचेंगे तो वो वीआरएस से सारे लोग निकाले जाएंगे, तो वो करेंगे क्या? अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो दुनिया है, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड रोबोटिक्स डिराइव्ड ऑटोमेशन वैसे ही 90% लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल देंगे। अब आप देखिए, अमेरिका का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 4 साल पहले अमेरिका में एक सीपीए हुआ करता था, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसे हम इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। आजकल वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं। तो अब ऐसे ऐसे जो ये वोकेशंस हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, और उनकी जगह में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अब हमने इसके बारे में यहाँ पे कोई विचार नहीं किया कि एक तो ऑटोमेशन है, एक आप साथ में पब्लिक सेक्टर को आप बेच रहे हो, और आप आरक्षण खत्म कर रहे हो। तो जो आपने आरक्षण खत्म किया, तो उस समाज का क्या होगा जिस समाज का उद्धार करना हमारा धर्म है और हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो ये बड़ा पेचीदा सवाल है, पेचीदा सवाल है। इसके बारे में चिंतन करना चाहिए था, सरकार का एक प्लान बनना चाहिए था कि 10 साल में हम प्राइवेटाइज भी करेंगे, लेकिन हम जो हमारी लेबर इंटेंसिव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ में आरक्षण जो है वो खत्म हो जाता है, और उसके साथ में जो बेरोजगार लोग होते हैं, और एक तो आगे वाली पीढ़ियों को रोजगार नहीं मिलेगा, और जिनको रोजगार मिला वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो समाज के अंदर में तनाव बहुत बढ़ जाएगा, और ये तनाव सब जगह भरा हुआ है।
बहुत बड़ा बात अब जी। इसलिए तो ये बहुत जरूरी बात है, और ये बिना सोचे समझे इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कूद गई है, कि या तो वर्ल्ड बैंक ने या आईएमएफ ने या किसी ने इनको ये बता दिया है कि भाई ऐसे पैसे आप बना सकते हो, रेज कर सकते हो, रिसोर्स क्रंच है, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। एनीवे, वो तो अलग बात है। अब ये जो आपका यूक्रेन का जो लड़ाई है, उसकी मेन उसका प्रभाव जो है वो इस पे पड़ रहा है पेट्रोल की कीमत पे। अब यहाँ पे एक जमाने में जो पिछली मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने जो टैक्सेशन था पेट्रोल पे वो काफी कम था। आज की बदौलत टैक्सेशन ज्यादा है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो उस समय 58 रुपए का डॉलर था। अब आपका डॉलर हो गया 76 रुपए का। साथ में पिछले 4 महीनों से 65 डॉलर पर बैरल से क्रूड 100 डॉलर ऊपर चढ़ गया है। तो एक तो आपकी रुपए की कीमत कम हो गई, एक आपका तेल की कीमत बढ़ गई, एक आपका उसके साथ में टैक्सेशन बढ़ गया। तो मेरा अनुमान है कि ये 10 मार्च को जब ये यूपी का चुनाव के और नतीजे निकल जाएंगे, तो ये कम से कम सरकार को 20 रुपए तेल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए इन्होंने कम कर किया था बढ़ाने के बाद में नवंबर के महीने में, वो वापस रिस्टोर करेंगे। और साथ में जो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, वो उनको और पैसा वसूल करने के लिए वो इंक्रीज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, इकोनॉमी श्रिंक होगी, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? तो अब इस विशेष सर्कल में जो हम फंस गए हैं, उस विशेष सर्कल में हम कैसे निकलेंगे, तो चिंतन करके ही निकलना पड़ेगा ना, और तो कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं और है, ये जब तक ये युद्ध चलता रहेगा और जब तक के प्रेशर बनेगा, देखिए अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है, और नंबर 2 पे सऊदी अरब है, नंबर 3 पे रूस है। ये जो तेल की कीमत बढ़ी है, उससे डेली हर रोज मिस्टर पुतिन को 320 मिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है तेल की कीमत बढ़ने से, और हमें नुकसान हो रहा है। हमारी जो गरीब जनता है वो पछता रही है। मतलब कुकिंग गैस अब 1000 रुपए सिलेंडर से हो जाएगा 1200-1300 रुपए। तो क्या होगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं है कि ये किस परिस्थिति में हम जा रहे हैं। और इसलिए ये लड़ाई को रुकवाना और ये तेल की कीमत को वापस एक मतलब मॉडरेट लेवल पे लेके आना बहुत ही जरूरी बात है। बिल्कुल है, लेकिन अगर सियासी सतह पर हम देखें तो मोदी जी तो अभी इतना कुछ बोल नहीं रहे हैं इन फेवर ऑफ दिस वॉर, लेकिन हमारी जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, जो भक्त हैं, वो 100% रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अगर सोशल मीडिया पे देखूं मैं, तो जब मैंने किसी कॉमन आदमी से जाके बात नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर रशिया को ब्लाइंडली वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा? कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब पुतिन की गोद में इमरान खान बैठा है? मैं हैरान हूँ इस बात पर। पीछे से जी जिनपिंग पंखा चला रहा है जी। तो मैं कैसे हैरान हो हूँ इस बात पर कि भक्तों को क्या हो गया है। पर एनीवे, देखिए वो ऐसा है कि रूस के साथ में भारत की पारंपरिक बड़ा स्नेह और प्रेम रहा है रूसियों के साथ में, और मतलब मोदी जी भी पुतिन के बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इस समय क्योंकि पुतिन और जी जिनपिंग और इमरान खान का गुट बना है, तो वो हमारे लिए जहर है। और इसलिए हमें मतलब अमेरिका और बाकी डेमोक्रेसीज के साथ हाथ में हाथ मिला के चलना है। जो सरकार की तरफ से सरकार ने यहाँ भारतवासियों को ये समझाया नहीं है कि ये जो बड़ा पेचीदा मामला यूक्रेन में शुरू हुआ है, इसका क्या अंजाम होगा। इसमें हवा में लठ मारने वाली बात नहीं है। इसमें तो सीरियसली चिंतन करके सोचना पड़ेगा कि आगे जाके जो ये लड़ाई एक्सपैंड होती है, तो आप रूस के पास जाके बैठ जाएंगे उसके पैरों में, जब चीन आपकी और जमीन हत्या जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है ना, एक दो झटके पड़ेंगे ना चीन की तरफ से, पीपल के लिए मुश्किल ही है। एक दो झटके पड़ेंगे चीन से, और रूस उनके समर्थन में बोलेगा, तो सारे बंदे सीधे हो जाएंगे।
सही। अभी जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और हमारी जो एयर इंडिया है वो शायद अभी क्या कर रही है क्या नहीं, रिसेंटली मतलब अब पिछले 18 घंटे में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चे रो रहे हैं, हाथ परेशान है, एयर इंडिया उनको कैसे देखिए, लाया जाए। अब वहाँ की एयर स्पेस बंद हो गई है। जी। तो मैंने सुना है न्यूज पे कि जो भारतीय बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बाई रोड रोमेनिया जा रहे हैं, और ओके। रोमेनिया से उनको पिकअप किया जाएगा एयर इंडिया के जहाजों में। एयर इंडिया अब यूक्रेन नहीं जा सकती क्योंकि रूसी सेना ने वहां पे नो फ्लाई जोन बना दिया है। रूसी सेना वही कर रही है जो अमेरिकन फौज ने इराक में किया है। और वहां जब इराक में अमेरिका ने बमबारी की थी तो रूसी बैठे रहे, देख रहे थे। अब रूसी यूक्रेन में बमबारी कर रहे हैं, अमेरिका बैठ के देख रहा है। तो अब ये मतलब विपरीत परिस्थिति है। लेकिन अब ये जो आप उसकी बात कर रहे थे एयर इंडिया की कि कीमतें बढ़ी हैं और टिकटों की कीमतें बढ़ी हैं, लिहाजा बढ़ेंगी क्योंकि ये तेल की कीमत बढ़ गई है, और साथ में क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है अब एयर इंडिया की इम्प्रूव हो रही है। टाटा ग्रुप जो है बड़ा मशहूर और शानदार ग्रुप भारत का है, और उन्होंने विस्तारा एयरलाइन वो चलाते हैं, बड़ी बढ़िया एयरलाइन है। तो उसी तरह से एयर इंडिया भी उन्होंने शुरू की थी, उनसे छीन के सरकार ने ले लिया था। अब उन्होंने वापस बेच दिया है। अब वो उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे, टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, और फिर ये मेरा अंदाजा है कि ये एयर इंडिया जो है ये विश्व की, दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में आ जाएगी। आई इंशाल्लाह एम हम वेरी जरूर कॉन्फिडेंट अबाउट बिल्कुल दैट। दुआ करेंगे कि आ जाए, क्योंकि है भी नीडेड। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट था कि पिछले 2 हफ्ते से जब ये वार्निंग साइन आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, तो बच्चों को जस्ट बिकॉज ऑफ टिकट प्राइस गवर्नमेंट भी तो फंड करके बुला सकती थी ना। अब कितना झगड़ा हो रहा है, तो जो सही डिसीजन ऑन टाइम लेना चाहिए वो ये हुकूमत नहीं ले पा रही है। देखिए, वो अब उनकी मजबूरी है, दुर्भाग्य है कि वो नहीं ले पा रहे। अब क्या इसके बारे में मैं और क्या कह सकता क्या हूँ। कह सकते, नहीं सच्ची बात है। तो ये इस सारी सिचुएशन का अगर हम लबाब निकालें, निचोड़ निकालें, जो फाइनल वर्ड्स निकालें वो क्या होंगे? देखिए, फाइनल वर्ड्स तो ये होंगे कि बड़ा दुर्भाग्य है कि पुतिन ने ये पागलपंती की है कि उसने एक पीसफुल नेशन पे, एक पीसफुल देश के ऊपर में आक्रमण छेड़ दिया है, और ये हमला जो है और ये जो लड़ाई है आगे बढ़ सकेगी। अब पश्चिम यूरोप के जो देश है उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है रूस में। वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, जो सारा रूसी गैस है वो जर्मनी जाता है, इटली जाता है, ऑस्ट्रिया जाता है, इन देशों में जाता है। तो इन देशों का एक रिलक्टेंस है कि भाई हम रूस के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हम उन पे निर्भर हैं। हमारी एनर्जी की जो सप्लाईज हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि पुतिन साहब रुकने वाले नहीं है। अभी इन्होंने यूक्रेन को पे कब्जा किया है, उसके बाद में ये आगे जाएंगे, क्योंकि जो रूसीय साम्राज्य था और जो सोवियत साम्राज्य था उसको वापस वो खड़ा करना चाहते हैं, और उसकी जो शान है और उसकी जो शक्ति है वो वापस दुनिया के आंखों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अब रुकने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि विश्व जो है वो एक तनाव के चक्रव्यूह में फंस गया है, और इस तनाव के चक्रव्यूह से निकलना बड़ा ही कठिन है, और हम सबको इसमें बहुत सी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भारी पड़ेगा पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल पड़ेगा भारी। क्या हम ये देखें कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये अभी इट्स टू अर्ली टू से दिस? देखिए, मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं कि मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। लेकिन मैंने एक बड़ा दिलचस्प वीडियो देखा था कुछ दिन पहले। तो एक
जोशी जी थे जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी 9 फरवरी को कि 22 के बाद में युद्ध शुरू होगा और उसके बाद में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है ब्रिटेन पे, पोलैंड पे और ये आपका जो है ये ईरान पे और रूस पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो वैसे भी आप लॉजिकली देखिए तो रूस के अंदर में भी सोसाइटी में डिवीजन है। कई लोग हैं जिनका आधा परिवार यूक्रेन में है, आधा परिवार रूस में है। वो लड़ाई नहीं चाहते, वो जंग नहीं चाहते। आज मैंने सुना है कि टीवी पे, बीबीसी पे कि 450 रूसी सैनिक मर गए। तो उन 450 सैनिकों की मतलब पीछे जो 1000 परिवार हैं उनके वहां पे आज मातम छाया हुआ है और वो बेचारे रो रहे होंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो खामखा शहीद हो गए बिना किसी वजह के। कोई इसकी नेसेसिटी नहीं थी। लेकिन पुतिन साहब को चुनौती देनी है दुनिया को कि भाई मैं भी हूं और मैं पीटर द ग्रेट का मैं वारिस हूं, तो आप मुझे सलामी करो, मेरी शक्ति के सामने झुको। तो अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है और होप फॉर द बेस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी अराउंड द ग्लोब, क्योंकि जो लोग जैसा आपने बताया अभी कि शहीद होने वाले जो फौजी हैं उनके पीछे जो फैमिली रह जाती है वो तो उनकी जिंदगियां भी उनके साथ ही खत्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट। देखिए बड़े बड़े भयानक वीडियो आ रहे हैं कि ये जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं सिविलियन के, वो रूसी रॉकेट्स ने उनको तहस नहस करके तबाह कर दिया। तो उसमें जो लोग रहते थे वो भी मर गए। अभी किसी ने इनका बॉडी काउंट नहीं लिया कि कितने लोग मर गए अभी तक 2 दिनों में, और किस लिए मरे हैं और किस लिए उनका क्या कसूर था, क्या कसूर था उनका। देखिए पुतिन साहब ये नहीं समझते कि वो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो समझते हैं कि वो रूस के सम्राट हैं और डेमोक्रेसी तो उनके रगों में चलती नहीं है। तो वो तो एक ऑटोक्रेटिक कैपिटलिस्ट लीडर हैं, तो इसलिए वो अपने ऑटोक्रेसी के फलस्वरूप ये सब कुछ कर रहे हैं और उनके सामने कोई विरोध करने वाला रूस के अंदर में है ही नहीं। जो आम जनता है, हमने देखे आज टीवी के ऊपर पे समाचार में कि वो विरोध कर रही है, लेकिन वहां पे उन लोगों को इकट्ठा करके जेलों में भेज देंगे, गुलाग में भेज देंगे, लेबर कैंप में भेज देंगे। उनका क्या होगा? वो सारे लोग हाशिए पे चले जाएंगे। हाँ, और एक वक्त आएगा कि वो फिर एहतजाज भी नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट के लिए भी बाहर नहीं आएंगे अगर ये सूरत हाल आ जाती है। तो इससे लॉन्ग स्टोरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात ठीक नहीं है दुनिया के। और बीइंग एन इंडियन हमें अपने सारे जो हमारे घर के अंदरूनी मामलात हैं उनको एज सून एज पॉसिबल हम उसको सॉल्व करें या किनारे करें। फिलहाल एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एज अ नेशन हम खड़े हो जाएं, तभी शायद सब सर्वाइव कर पाएंगे। We have to project a united face to the world of India. जब हम united, unity is our strength. Yes, absolutely, absolutely. We have to, and there is no other choice. So thank you so much for giving me time, इकबाल साहब. Thank you, Raja ji. बात करते रहेंगे. Thank you so much. जय भारत, जय भारती. जय हिंद. जय हिंद.